हेलो एंड गुड इवनिंग, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज दिन की 4 बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहली और अहम खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर योगी सरकार साफ तौर पर एक्शन में नजर आ रही है। एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ के कई सारे दौरे हो रहे हैं और अगर आज की तारीख की बात की जाए तो कोरोना के केसेस लगातार उत्तर प्रदेश में घटते जा रहे हैं और आज 7,000 के आसपास केसेस सामने आए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक के बाद एक दौरा रहा है, जब से वो कोरोना नेगेटिव हुए हैं, वो कामयाब होता साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर गांव की बात की जाए तो गांव में भी केसेस लगातार घटते जा रहे हैं। दूसरी अहम खबर आ रही है हापुड़ जेल से, हापुड़ कांड से जुड़ी हुई, जो हमने आपको बताई थी कल, उसका पूरा पर्दाफाश किया था कि कैसे अस्पतालों में एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकारी रेट तय किए गए हैं, अस्पताल अपने रेट उनसे ले रहा है। इसमें कार्रवाई कब होगी, यही बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि डीएम और सीएमओ ने यह बात का जिक्र किया था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा होता है कि आखिर अहम और बड़ी कार्रवाई कब की जाएगी। ब्लैक फंगस भी एक अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से लेकर फैजाबाद, हर जगह उत्तर प्रदेश की अगर खासकर बात की जाए तो ब्लैक फंगस का प्रकोप लगातार जारी है। पहले कुछ ही शहरों में ब्लैक फंगस देखने को मिला था, लेकिन अब देश भर में कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसको लेकर सरकारों की चिंताएं, आम जनता की चिंता बढ़ती जा रही है। चौथी अहम खबर, ताउते का तांडव लगातार जारी है। चाहे वो महाराष्ट्र की बात की जाए या गुजरात की बात की जाए, कई अहम तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि कहां कहां वो कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा ताउते से प्रभावित हुए हैं। तो 6 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली और अहम खबर के साथ, जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। योगी सरकार एक्शन में नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश यहां पर देने की कोशिश की गई है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गिरावट हो रही है मामलों की। और आपको यह भी बता दें कि कोरोना के कहर को कम करने के लिए यूपी सरकार ने सही समय पर ढेर सारे कारगर कदम उठाए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में पिछले सप्ताह की कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर पर नजरें डालें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति इस वक्त सबसे बेहतर है। 10 से 16 मई तक अन्य राज्यों में पॉजिटिविटी दर औसतन 25 से 30% थी, वहीं उत्तर प्रदेश में 6.67% थी। इस तरह सूबे में कोरोना के एक्टिव केसेस में 56% की कमी आई है। मंगलवार को रिकवरी दर 90.6% हो गई थी, जबकि केस पॉजिटिविटी दर 3.12% रही है। यूपी में अब तक 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि किसी भी सूबे की तुलना अगर की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्ट इस वक्त किए गए हैं। यूपी में अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन का भी काम जोरों पर चल रहा है। इसी के साथ ही कोरोना को मात देने के लिए सीएम योगी कई बड़े जमीनी फैसले कर रहे हैं और इन जमीनी फैसलों के जरिए ही उत्तर प्रदेश में कोरोना काबू में आता हुआ नजर आ रहा है। तो एक्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी सरकार के फैसले से कोरोना काबू में आया है। जो जो अहम फैसले योगी सरकार द्वारा लिए गए हैं, उसी वजह से जो कोरोना के केसेस हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट में भारी कमी दर्ज की गई है। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि डीआरडीओ गोल्डन ब्लॉसम होटल और हज हाउस, चाहे वो जौनपुर हो, बलिया, गाजीपुर, प्रतापगढ़, वहां पर लैब का निर्माण किया जा रहा है। 6 करोड़ से अधिक धनराशि में स्थापित 10 नए ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी लगातार देखने को मिल रही थी। अति प्रभावित 12 जिलों में बेड की क्षमता को दोगुनी किया गया है। क्या क्या फैसले लिए गए हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे एसके वाजपेयी का, हमारे साथ जुड़े हुए। एसके, क्या जानकारी मिल पा रही है? उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो देश भर में इस वक्त जो हालात उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं वो वाकई उसके लिए सरकार की सराहना करनी पड़ेगी। 7,000 के आसपास आंकड़े आ गए हैं। हमें याद है पहले भी हमने कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की थी, जब केसेस 20,000 थे, 21,000 थे, लेकिन जो गिरावट, डिटोरिएशन देखने को मिल रही है उसमें योगी सरकार के कहीं ना कहीं वो अहम और जमीनी फैसले हैं जिसकी कामयाबी और जो आज सफलता रंग लाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल निश्चित है, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरे हैं। जिस दिन से उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है उसके बाद लगातार वो खुद दौरा कर रहे हैं और 11 मंडलों का दौरा कर चुके हैं। स्थलीय निरीक्षण के साथ ही वो हर जिले पर खुद नजर बनाए हुए हैं और जो ट्रिपल टी का फार्मूला है
जिसमें टेस्ट और उसके अलावा ट्रेस ट्रीट, ये जो फार्मूला उत्तर प्रदेश सरकार चला रही, कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। पिछले 15 दिन के अंदर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 1,87,000 केस कम हुए हैं। 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में 3,10,000 केस थे, जो अब सिर्फ 1,23,000 बचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो केस प्रतिदिन 35 से 40,000 आ रहे थे, पिछले 3 दिनों से वो आंकड़ा 10,000 के अंदर में, आज भी 7300 केस आए हैं। उसके सापेक्ष अगर हम डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की बात करें तो वो 19,600 के करीब में है, जो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के लिए राहत भरी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में सबसे तेज रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश का चल रहा है। 91.6% मरीज सीधे तौर पर रिकवर हो रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट है। वहीं हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो 3% के करीब में है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जहां संक्रमण दर उत्तर प्रदेश में गिरी है और साथ ही साथ में जो रिकवरी रेट है वो तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो गांव में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश सरकार टेस्टिंग अभियान चला रही है, जिसको लेकर WHO और उत्तर प्रदेश सरकार का नीति आयोग भी समर्थन कर चुका है, सराह चुका है, वो अभियान कहीं ना कहीं अब तेजी से रंग लाता हुआ दिख रहा है। समय से टेस्ट होने से कहीं ना कहीं लोगों को समय पर दवाइयां मिल रही हैं, जिससे वो गंभीर परिस्थिति में जाने से बच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग शुरू की, जिससे उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न अस्पताल थे वहां पर ऑक्सीजन व्यवस्था सुचारू हुई, जो कि अप्रैल महीने में कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर थी, वो धीरे धीरे सुधरती हुई दिख रही है। अगर हम 30 अप्रैल के बाद के आंकड़ों को देखेंगे तो पिछले 15 दिन में लगातार आंकड़ों में सुधार हुआ है, जो निश्चित तौर पर अपने आप में एक दिखाता है और दूसरे प्रदेशों के लिए नजीर भी प्रस्तुत करता है। तो ये वो कई कारण हैं जिन कारणों की वजह से, जिन कदमों की वजह से उत्तर प्रदेश बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश बेहतर स्थिति की तरफ कोविड के मामले में तो बढ़ रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस भी एक ऐसा मामला है जो सामने आ रहा है। शुक्रिया इसके जानकारी के लिए। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में कोविड के आंकड़े लगातार घटते जा रहे हैं और ये एक अच्छी खबर सामने जरूर आ रही है, क्योंकि कोविड की तो बात हो गई है, लेकिन ब्लैक फंगस जिसका प्रकोप देश भर में देखने को मिल रहा है, उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, लखनऊ की अगर बात करें तो ब्लैक फंगस के 55 मरीजों की पुष्टि हुई है। ब्लैक फंगस से 7 मरीजों की लखनऊ में मौत हुई है। मेरठ में 52 मरीज, मेरठ में ब्लैक फंगस से 24, अगर मंगलवार की बात करें तो 24 मरीज मिले थे। ब्लैक फंगस से मेरठ में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जिलों के मरीज मेरठ के अस्पतालों में भर्ती है। गाजियाबाद में ब्लैक फंगस के 11 केसेस सामने आए हैं। वहीं वाराणसी की अगर बात की जाए तो 30 मरीजों की पुष्टि हो गई है। वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, हर जगह या गाजियाबाद ही क्यों ना हो, देखिए किस तरह ब्लैक फंगस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में कोविड घट रहा है तो ब्लैक फंगस की रफ्तार बढ़ती जा रही है। सरकार ब्लैक फंगस को लेकर क्या एक्शन ले रही है, ये भी बहुत अहम है इस वक्त, क्योंकि कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनमें अब ब्लैक फंगस की समस्या आमतौर पर देखने को मिल रही है। ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन कोविड के बाद ब्लैक फंगस का प्रकोप ज्यादा साफ तौर पर नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे के शर्मा का, हमारे संवाददाता हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। के क्या जानकारी मिल पा रही है ब्लैक फंगस को लेकर? देखिए, ये लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो या फिर वाराणसी क्यों ना हो। मेरठ में ये भी बताया जा रहा है कि आसपास के जिलों के लोग वहां पहुंच रहे हैं अस्पतालों में। जी हाँ, मेरठ में सबसे ज्यादा LLRM पे सबसे ज्यादा प्रेशर है। अब वहाँ गाजियाबाद, हापुड़ और आसपास के जितने भी जनपद है, यहाँ सबके मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक ही रात में 24 फंगस, काले फंगस के मरीज, काली फफूंदी के मरीज यहाँ पर ट्रेस आउट किए गए। वहीं पर 1 दर्जन से ज्यादा अस्पताल ऐसे हैं जिसमें काला फंगस का इलाज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी लापरवाही भी बरती गई है। और क्योंकि अनुभवहीनता थी, इसलिए ऑक्सीजन पाइप बदलते वक्त कोई प्रिकॉशंस नहीं ली गई। लेकिन जब हमारी LLRM के प्राचार्य प्रिंसिपल ज्ञानेंद्र कुमार से बात हो रही है तो वो बता रहे हैं कि अब हमने अपने काम करने का तरीका बदला है। जो पाइप लाइन एक ही चलती थी, पाइप में पानी एक ही चलता था, उसे हर घंटे में हर मरीज के साथ बदल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये काले फंगस की जो रिपोर्ट आ रही है वो कम होंगी। वैसे मैं आपको बता दूं, कमिश्नर सुरेंद्र सिंह इस मामले को पूरी संज्ञानता के साथ ले रहे हैं और जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी PHC हैं, उन सबको काले फंगस से ग्रसित लोगों की सूची बनाने के लिए कह दिया है और उनको त्वरित इंजेक्शन और दूसरे इलाज दिलवाने के लिए कह दिया है। वहीं काले फंगस में जो इंजेक्शन इस्तेमाल आता है उसका थोड़ा सा क्राइसिस है। इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए ठीक है, तो जानलेवा है ब्लैक फंगस, ये बार बार हम दिखा रहे हैं और जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया के शर्मा जानकारी के लिए।
न्यूज रूम लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे हमने जो ऑपरेशन लूट चलाया था हापुड़ पर, उस पर किस तरह पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अब बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू की, वो ऑपरेशन जो हमने चलाया था हापुड़ में। जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है और धड़ल्ले से पैसे लिए जा रहे हैं, उसको लेकर पर्दाफाश किया था न्यूज वन इंडिया ने। न्यूज वन इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन लूट से हापुड़ में हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज वन इंडिया ने कालाबाजारी में लिप्त अस्पतालों का पर्दाफाश किया था। देवनंदिनी अस्पताल हापुड़ भी मरीजों में कालाबाजारी में शामिल था। मामले में जिला अधिकारी के स्तर से जांच कराई जा रही थी। दोनों अस्पतालों में जो मरीज भर्ती है उनसे बयान लिया जा रहा है। क्या बच पाएंगे अस्पतालों के मालिक? क्यों कार्रवाई में देरी हो रही है? हापुड़ के डीएम और सीएमओ पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। सीएम योगी ने कालाबाजारियों पर एनएसए लगाने के निर्देश भी दिए थे। मरीजों से अधिक पैसे वसूलने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हो। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का लाइसेंस जल्द रद्द हो जाना चाहिए। खुलासा होने के बाद भी क्यों आंखें मूंदे बैठा है जिला प्रशासन? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है, क्योंकि इन हॉस्पिटल्स के इस मेडिकल कॉलेज का क्या सच है ये हमने आपको दिखाया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। ऑपरेशन लूट से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इस पूरे में नोटिस दी गई है जो ऑपरेशन ब्लू हमने चलाया था हापुड़ में, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज वन इंडिया के खुलासे पर प्रशासन का एक्शन दिखा है। हापुड़ डीएम अनुज सिंह ने अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। दोनों अस्पतालों में मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जीएम मेडिकल कॉलेज और देवनंदिनी अस्पताल को नोटिस दिया गया है। मामले में दोनों अस्पतालों पर जल्द बड़ी और कड़ी कार्रवाई हो। आपको जानकारी दे दें, ऑपरेशन ब्लू हमने चलाया था हापुड़ में। क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, क्या धड़ल्ले से पैसे लिए जा रहे हैं, क्या हालात है अस्पतालों के? जो सरकारी दाम तय किए गए हैं उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा आखिर क्यों बिल बनाकर पैसे वसूली किए जा रहे हैं, ये चलाया था। लेकिन अब इस पर कार्रवाई हुई है, स्पष्टीकरण मांगा गया है डीएम की तरफ से। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मोहम्मद ताहिर का। हमारे संवाददाता हमारे साथ हापुड़ से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद ताहिर, क्या जानकारी मिल पा रही है? ऑपरेशन ब्लू हमने चलाया था, उस दिन आप भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर इस पूरे मामले में जिला प्रशासन ने कोई बड़ी और अहम कार्रवाई क्यों नहीं की है। लेकिन अभी अभी जो अपडेट हमारे पास आया है, नोटिस भेजा गया है, स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। सीएमओ रेखा शर्मा ने तो उस दिन कहा था कि लाइसेंस रद्द किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा, लेकिन उसकी तरफ बढ़ते हुए कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको डीएम की तरफ से जो हमारा कार्यक्रम चला था ऑपरेशन लूट, इसके बाद हापुड़ डीएम ने अभी कुछ ही देर पहले देवनंदिनी अस्पताल व जीएस को नोटिस जारी किया गया है और नोटिस में तत्काल जवाब देने के लिए कहा गया है और स्पष्टीकरण मांगा गया है। उसके अगर बताया जाए कि अगर जो अस्पताल प्रशासन जवाब देने में आनाकानी या देरी करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी। मोहम्मद ताहिर, लेकिन आखिर कब कार्रवाई होगी? देखिए, लगातार आंकड़े आपके हमारे सामने हैं। यूं तो उत्तर प्रदेश में आंकड़े घटते जा रहे हैं, लेकिन कालाबाजारी पर जिस पर योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई थी, बोला था कि एनएसए लगाया जाएगा, उसके बावजूद भी न कोई खौफ है न कोई डर है। लगातार इस तरह के केसेस कई सारे अस्पतालों से सामने आ रहे हैं। क्या ये व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य की हापुड़ में? हापुड़ सीएमओ से भी हमारी बात हुई। हापुड़ सीएमओ ने भी का कहना है कि सीडीओ व जो हापुड़ के एसडीएम सदर हैं उनको अधिकारी, उनको जो है जांच अधिकारी बनाया गया है। उसके अलावा जो पेशेंट हैं और जो कोरोना से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, सभी लोगों को लगातार यहाँ से फोन किया जा रहा है, उनसे अपडेट किया जा रहा है कि अस्पताल अस्पताल द्वारा जो है उनसे कितनी वसूली की गई है। अगर अवैध वसूली, जो सीएमओ का कहना है कि जो पेशेंट है, पेशेंटों के द्वारा जो अवैध वसूली की बात जैसे सामने आएगी और तो तुरंत जो है अस्पतालों के खिलाफ वो जो है बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ठीक है, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बात तो की जा रही है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। इस वक्त ये वैसा वक्त है जहां कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, धड़ल्ले से इस तरह पैसे नहीं लेने चाहिए। जो सरकारी रेट तय किए गए हैं उसी अनुसार अस्पतालों को पैसे लेने की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी खबरें हैं, कई ऐसे केसेस। और हमारे इस ऑपरेशन लूट पे आपने देखा होगा किस तरह हापुड़ से ऐसी जानकारी सामने आई। आगे बढ़ते हैं, जो ताउते तूफान है उसको लेकर जिक्र करते हैं। महाराष्ट्र हो या फिर गुजरात हो, हर तरफ से उसकी तस्वीरें सामने आ रही है। चक्रवाती तूफान ताउते ने तबाही मचा दी है। जानकारी दे दें आपको, महाराष्ट्र गुजरात के बाद अब राजस्थान की ओर बढ़ा है ये तूफान। कई राज्यों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 19 और 20 मई को पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। बारिश के साथ साथ तेज हवा भी चलेगी। गुजरात और में पीएम मोदी ने एरियल सर्वे भी किया था। तस्वीरें भी ताउते की आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या रूप अख्तियार किया है इस तूफान ने। हर तरफ तबाही मचाई हुई है। ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। और वहीं अगर गुजरात और दीव की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने वहां का एरियल सर्वे किया था। महाराष्ट्र से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है, गुजरात से भी ऐसी तस्वीरें। ये प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गुजरात और दीव की, जहां पर उन्होंने एरियल सर्वे किया था और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसको समझने की कोशिश की जा रही थी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आनंद गायकवाड़ का, हमारे संवाददाता महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? ताउते की तबाही खासकर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखने को मिली है। कितनी बुरी तरह से इस वक्त प्रभावित हुई ये चीजें और वो कौन कौन सी एरिया है महाराष्ट्र में? अगर खासकर शहरों की बात की जाए तो कौन कौन से शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए नजर आ रहे हैं? आपको बता दूं कि महाराष्ट्र को जो 720 किलोमीटर का समुद्र किनारा मिला है उसमें पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, ठाणे, मुंबई, ये जो 5-6 जिले हैं ये पूरी तरह से प्रभावित हो गए। इसमें बता दूं आपको, ये 6 जिलों में कम से कम 6000 घरों का नुकसान हुआ है और 14 से 15 मौतें हो चुकी है। और मुंबई में जो मछुआरे हैं, मछुआरों को काफी नुकसान हुआ है। तो ये पूरा नुकसान मिला के करीबन 1000 करोड़ के ऊपर नुकसान हुआ है। और उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ है जो समुद्र में 4 जहाजें फंसी थी, उसमें 14 की मृत्यु हो चुकी है और भी 90 लोग अभी भी फंसे हुए हैं जहाजों में। उनको निकालने के लिए इंडियन कोस्टल गार्ड और नौसेना अभी भी जुटी हुई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह खतरा फिजिकल तौर पे और मानवीय तौर पे काफी बढ़ गया है। आनंद, महाराष्ट्र की तस्वीरें, अब ये ताउते तूफान की तस्वीरें हमने गुजरात से भी देखी है। बताया जा रहा है अब राजस्थान भी दस्तक दे चुका है। कई ऐसी जगह है जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जी देखिए, पालघर, ठाणा और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग इन जिलों को पहले ही ऑरेंज अलर्ट दिया गया था। अभी उसके बाद मौसम विभाग बता रहा है कि यास नाम का जो चक्रवाती तूफान है वो अगले हफ्ते में आ सकता है। तो कुल मिला के ये पूरा महीना जो है महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफानों का लेकर है। इसको लेकर अभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार से या आजू बाजू के जो राज्य के प्रशासन है उनसे कम्युनिकेशन किए हुए हैं। तो देखना यह होगा कि आने वाले एक हफ्ते में और ये चक्रवात तूफान अलग नाम से, यास नाम से आने की आशंका जताई जा रही है। तो कुल मिला के महाराष्ट्र के लिए आने वाला हफ्ता भी खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। ठीक है, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरह लगातार से ताउते तूफान ने पूरा प्रकोप जारी किया है अपना। महाराष्ट्र की हमने देखी है और वहीं गुजरात और राजस्थान में भी दस्तक दे चुका है। आगे बढ़ते अगली अहम खबर चित्रकूट से आ रही है। चित्रकूट गोलीकांड में एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। अंशु से वार्डन की बातचीत सामने आई है। गोलीकांड के समय अंशु दीक्षित से वार्डन बात कर रहा था। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है अंशु दीक्षित से सरेंडर करने को बोल रहा था जेल वार्डन जगमोहन। मुन्ना बजरंगी की हत्या के समय भी बागपत जेल में वार्डन था जगमोहन। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद ही जगमोहन का चित्रकूट में तबादला हुआ था। चित्रकूट में वार्डन जगमोहन का इत्तेफाक था या फिर ये कोई साजिश थी, इस पर अभी जांच जारी है। 6 मई को कोरोना पॉजिटिव मिला था वार्डन जगमोहन। ये सारी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है। फिर 13 मई की शाम को चित्रकूट जेल में देखा गया था। 14 मई शूटआउट के दौरान भी जेल में ही मौजूद था जगमोहन।
वहीं आपको बता दें एक और अहम खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है। एनएचआरसी ने चित्रकूट जेल की घटना पर जवाब मांगा है। डीजीपी चित्रकूट, डीएम, एसपी चित्रकूट जेल अथॉरिटी से जवाब तलब किया गया है। चित्रकूट जेल के अंदर शूटआउट को लेकर जवाब मांगा गया है। चित्रकूट जेल कांड में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं, इसको लेकर भी रिपोर्ट मांगी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे सोहन लाल का। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। सोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है? चित्रकूट गोलीकांड में एक नया अपडेट सामने आया है। जी, आपको बता दूं कन्वीनर जी जिस तरह से चित्रकूट में 14 मई को कांड हुआ था, उसके बाद सीएम योगी ने 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई थी। उसको लेकर के रोज का रोज नया खुलासा आ रहा है। डीआईजी जेल जो है संदीप त्रिपाठी लगातार चित्रकूट में डेरा डाले हुए हैं और सूत्रों से जानकारी आई है कि जो है जेल के अंदर जो है पिस्टल कैसे जिस तरह से पहुंचा, तो जो जेलर एक वार्डन थे, तो वार्डन जो है जो कोरोना पॉजिटिव पिछले 6 मई को आए थे, इसके बाद वो छुट्टी में चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है जेल में 13 तारीख को शाम देखा गया, इसके बाद सुबह। और इसकी जो है जिस तरह से रिपोर्ट मांगी गई है, तो सिविल जज को न्यायिक मजिस्ट्रेट की जांच भी दी गई है। तो अभी तक फिलहाल यही अपडेट है। लगातार उनसे पूछताछ भी जारी है और मंडलायुक्त दिनेश कुमार सिंह लगातार पूछताछ कर रहे हैं। आईजी के सत्यनारायण पूछताछ कर रहे हैं। रोज नया एक खुलासा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है एक मामला संदिग्ध आया और आज जो है प्रदेश सरकार ने जो ठीक है, तो जवाब तलब किया गया है। जेल की जो घटना हुई है उसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए देश प्रदेश से जुड़ी अहम खबरें न्यूज़ वन इंडिया पर।